नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा। आज फिर एक नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है पाल वंश। मित्रों, भारत में हर्षवर्धन की सत्ता के समाप्ति के बाद एक नए वंश का उदय होता है, पाल वंश। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल के नाम से जाना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। तो गोपाल 750 ईस्वी में इस वंश का शासक माना जाता है और इसके बाद में धर्मपाल सबसे महान राजा इस वंश में हुआ है। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। त्रिकोणात्मक संघर्ष आया है मित्रों। त्रिकोणात्मक संघर्ष 3 राजवंशों के बीच में हुआ था। भारत में हर्षवर्धन की सत्ता के बाद बंगाल की तरफ का जो क्षेत्र था वो पाल वंश के आधिपत्य में आ चुका था। पश्चिम का जो क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहारों के हाथ में आ चुका था और दक्षिण में राष्ट्रकूटों का उद्भव हो गया था। तो इन तीनों में राजधानी क्षेत्र को लेकर और राज्य विस्तार को लेकर 200 से 300 वर्षों तक युद्ध चलते रहे। कभी कोई जीता, कभी जो कोई जीता, और इस तरह से ये अपने एक दूसरे से तीनों आपस में लड़ रहे थे। इसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया है। तो यह आप ध्यान रखें इस बात का। धर्मपाल ने त्रिकोणात्मक जो संघर्ष था, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के बीच में जो संघर्ष चल रहे थे, इन संघर्षों में भी इसने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। पालों की राजधानी पाटलिपुत्र था, जो वर्तमान में पटना है। उसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। तो इससे राजधानी को बदल करके ये बंगाल ले जाता है। इसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालूपुत्र देव का दूत आया। जावा सुमात्रा जो क्षेत्र हैं, द्वीप समूह के जो राज्य थे उस समय, सुमात्रा द्वीप समूह का राज्य है। वहाँ से राजा बालपुत्र देव का दूत आया था इस देवपाल के राज्यसभा में। देवपाल 810 से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। मैंने पहले बता दिया था आपको कि गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच लगभग 300 वर्षों तक त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था। तो इसमें ये पाल कमज़ोर हो जाते हैं। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। राजेंद्र प्रथम है, यह महिपाल से युद्ध करता है। इसमें महिपाल जो है हार जाता है और ये राजेंद्र प्रथम जो है गंगेकोंड की उपाधि धारण करता है, क्योंकि इसने गंगा तक के जो क्षेत्र थे उसको जीत लिए थे। तो ये भी आप ध्यान रखिए, राजेंद्र प्रथम जो है गंगेकोंड की उपाधि धारण करता है और ये राजेंद्र प्रथम इस महिपाल प्रथम को युद्ध में हरा देता है, इससे युद्ध करता है। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई थी। पाल वंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। ये विश्वविद्यालय हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशाह 10वें पाल राजा
नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया। पाल वंशी राजा बौद्ध थे, इस बात का ध्यान रखें। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। इन्होंने धीमान एवं विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। ये दो नाम आप याद रखें, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। धीमान और विटपाल ये शिल्पी थे, इनको संरक्षण दिया था। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। दीनापुर जिला जहाँ पर पाल युग के जलाशय बने हुए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। राष्ट्रकूट वंश, इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए हैं। तो दंती दुर्ग ने 736 में नासिक को अपनी राजधानी बनाया था और इस तरह से एक नए राजवंश का आरंभ हुआ था, राष्ट्रकूट वंश। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। यानी दक्षिण में उस समय चालुक्यों का शासन था। दंती दुर्ग ने चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दिया। अंतिम जो चालुक्य राजा था कीर्तिवर्मा द्वितीय जो था, उसको इसने पराजित कर दिया और इस तरह से चालुक्यों की सत्ता समाप्त हो गई। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। रीट के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखें। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। ध्रुव ने प्रतिहार राजा वत्सराज को पराजित किया था और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागबड़ द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। यानी ये गोविंद तृतीय और भी पराक्रमी था। नागबड़ द्वितीय और पाल शासक दोनों को पराजित करता है। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया था। छठा शासक अमोघ वर्ष शांतिप्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यखेत, मालखेड़ नाम है मान्यखेत का, को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। ये गुर्जर प्रतिहार राजा था उस समय। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने, ये चालुक्य हैं, 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क तृतीय को, चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क तृतीय को
पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। आप ध्यान रखें, राष्ट्रकूट जो हैं वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलराज संबोधित किया है। तो मित्रों, इस पूरे पैराग्राफ में आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। राष्ट्रकूट जो थे उनका पराभव कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा होता है या नहीं, ये कल्याणियों के चालुक्यों द्वारा इनकी शक्ति समाप्त कर दी जाती है। इनकी राजधानी कर्क तृतीय छीन लेता है मान्यखेत। और राष्ट्रकूट जो थे वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी कराया था। एलोरा कैलाश मंदिर प्रमुख है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो ध्यान रखें, मंदिरों में अगर पूछे, पहले प्रश्न आ चुका है। संस्कृत और कन्नड़ के साहित्य के पोषक थे। इस पूरे पैराग्राफ में अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान राजाओं में की है। तो ध्यान रखें, सुलेमान अरब यात्री हैं। कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय ने कन्नौज के शासक महिपाल गुर्जर प्रतिहार राजा था, इसको हरा दिया था। कृष्ण द्वितीय के समय से राष्ट्रकूटों का और चोलों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जो लंबे समय तक चलता है। तो ये ध्यान रखें। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक को याद रखें, दंती दुर्ग 736 ईस्वी। दंती दुर्ग चालुक्यों के अधीन सामंत था, इस बात का ध्यान रखें। कृष्ण प्रथम ने सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। चौथे राजा जो ध्रुव थे, वत्सराज को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था, जो धर्मपाल का नाम हमने ऊपर पढ़ा है। अमोघ वर्ष जो था शांति प्रिय था, और इसके बारे में सुलेमान बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।